नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां दस्तक देनी होगी आपको भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, नियम तोड़ जमीन खरीदने के खुलासे के साथ, जिसे हम कह रहे हैं मुंह में राम, कब्जे में सरकारी जमीन। नजूल की जमीन या सरकारी जमीन यानी वो जमीन जिसे कोई और तब तक खरीद और बेच नहीं सकता जब तक कि वो फ्री होल्ड ना हो जाए। अयोध्या में एक जमीन राम मंदिर के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी। एक जमीन जो पहले अयोध्या में मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे ने 20 लाख रुपए में खरीदी, उसे 2.5 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट को ही बेच दिया। अब वही जमीन पता चला है कि सरकारी जमीन है, यानी जिसे कोई और न खरीद सकता था न बेच सकता था। तो अयोध्या से आज तक की ये एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देखिए। अगर सहमत हैं आप तो दस्तक देकर अपनी आवाज उठाइए। अयोध्या में आस्था के राम मंदिर का जब निर्माण शुरू हो चुका है, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई अयोध्या में उस जमीन का सच आज देखिए, जिसे 2.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए खरीदा तो गया, लेकिन आरोप नंबर 1, 20 लाख रुपए में खरीदकर जो जमीन 2.5 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट को बेची गई, वो जमीन सरकारी है। अयोध्या में सब रजिस्ट्रार दफ्तर के भीतर जाकर छिपे हुए कैमरे पर आज इसी आरोप पर होगा पहला खुलासा। इस मामले में नजूल की जमीन यही सुनने में हमें भी आया है। 135 नंबर की नजूल का आरोप नंबर 2 है, जो सरकारी जमीन बेची और खरीदी ही नहीं जा सकती थी, उसे 2.5 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट ने कैसे खरीद लिया। अयोध्या में नजूल की जमीन का लेखा जोखा रखने वाले दफ्तर से होगा इस दूसरे आरोप पर खुलासा। नजूल भूमि की रजिस्ट्री किसी परिस्थिति में संभव है? नहीं है। तो यानी जो रजिस्ट्री हुई है। आरोप नंबर 3, अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे दीप नारायण ने राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर सरकारी जमीन को बेचने का काम किया। अयोध्या के मेयर से ही पूछा हमने तीसरे आरोप का सच। मेयर साहब मेरी बात सुनिए। आप पर आरोप लग रहा है, मेयर साहब आप पर आरोप लग रहा है। मेरी बात सुनिए 1 सेकंड के लिए सिर्फ 1 सेकंड के लिए सुनिए। मैं जो आरोप लग रहा है जमीन घोटाले का, सुन तो लीजिए। आप सब सुन तो लीजिए। आप ये देख पा रहे हैं जो मेयर है उनसे हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन लगातार कैमरे से ये भाग रहे हैं और फिर ये इस तरीके से मेयर कैमरे से भाग रहे हैं। आस्था की नगरी अयोध्या में करोड़ों भारतीयों की श्रद्धा के राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी जा रही जमीनों पर लगते करप्शन के आरोपों की पड़ताल करने आज तक संवाददाता अरविंद ओझा और बनबीर सिंह पहुंचते हैं। पहुंचने की वजह ये जमीन, जिसे अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे दीप नारायण ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से चंपत राय को 11 मई को इसी साल 2.5 करोड़ रुपए में बेच दिया। उसी जमीन को इसी साल 20 फरवरी को अयोध्या के मेयर के भांजे दीप नारायण ने देवेंद्र प्रसादाचार्य से 20 लाख रुपए में खरीदा था, और देवेंद्र आज तक के कैमरे पर यह कबूल कर चुके हैं कि बेची गई जमीन नजूल की थी, यानी सरकारी थी। जानकारी है कि दीप नारायण ने आपसे 30 लाख में लिया जैसा बता रहे हैं, और ट्रस्ट को ये जमीन जो है 2.5 करोड़ में ली। हाँ, ये हमको नहीं जानकारी, आपसे सुन रहा हूँ, गलत किए। आपको उम्मीद थी कि 2.5 करोड़ में जमीन बेची गई है? हम तो जान रहे थे नजूल की है, हमारी है ही नहीं, जो मिल रहा है वही बहुत है। क्या वाकई राम मंदिर के लिए खरीदी गई 2.5 करोड़ की ये जमीन सरकार की है, जिसे खरीदा और बेचा ही नहीं जा सकता था? इस सवाल के साथ आज तक संवाददाता अरविंद ओझा पहुंचते हैं सीधे अयोध्या में सब रजिस्ट्रार के दफ्तर और छिपे हुए कैमरे पर बातचीत करते हैं एसपी सिंह, अयोध्या के सब रजिस्ट्रार से, जिनके दस्तखत हैं उस रजिस्ट्री पर जो राम मंदिर ट्रस्ट के लिए चंपत राय और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे दीप नारायण के बीच हुई। अयोध्या में सब रजिस्ट्रार एसपी सिंह आज तक के छिपे हुए कैमरे पर बताते हैं कि भले कोई सरकारी जमीन किसी भी शख्स को मिली हो, लेकिन वो उसका मालिक बनकर खरीद या बेच नहीं सकता। वो हमारे यहाँ ट्रांसफर डीड वाइड है,
भाई देखिए, जिस चीज का मैं मालिक था ही नहीं, मेरा कब्जा 3 पीढ़ियों से चला आ रहा है। जैसे गांव के अगर आप रहने वाले हो तो आपके खेत के बगल में 5 बिस्वा बंजर हो, ठीक है, और आप उसको जोत रहे हो आपस में, और आज अचानक स्टेट खाली कराए, तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब हम 3 पीढ़ी से कब्जा, हम तो 3 पीढ़ी से जोतते आ रहे जोते। जब तक इंजॉय किए तब तक इंजॉय किए। स्टेट लाइन तो वो तो इंजॉय कर रहे हैं, पूरा नेशनल हाईवे देख लीजिए तो सारे ढाबे तो स्टेट लाइन पे बने हैं। तो इंजॉयमेंट का राइट है, लेकिन आप सोचो कि उसमें पक्का निर्माण करा लो और उसको आप टाइटल को दिन जाएगा इसे बस कर देगा। ये तो चूंकि स्टेट है और माना जाता है चलो वेलफेयर स्टेट है, आप जितने दिन इंजॉय कर लो, हमारी नजर जब तक नहीं है तब तक इंजॉय। कब्जे की जमीन में रखी टाइटल उसके नाम नहीं एकदम नहीं होगी, एकदम नहीं होगी ही नहीं जब तक उसके बाद टाइटल नहीं होगा। तो क्या अयोध्या में मेयर के भांजे ने 2.5 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट को वो जमीन बेच दी है जो सरकारी है? इस मामले में कोई नजूल की जमीनें बेची खरीदी गई। इस मामले में नजूल की जमीन यही सुनने में हमें भी आया है, 135 नंबर की ये नजूल का लैंड है। अगर जब नजूल का लैंड है तो नजूल में वेस्ट होगा ही, फिर तो ट्रस्ट उनको मुकदमा कर अपना पैसा वापस ले लेगा जब तक कि वो कोई रोड नहीं रहती। एकदम भाई ट्रस्ट ने उनको चेक से पैसा दिया है, कोई नगद दिया नहीं है। जिस दिन चालेगा उनके ऊपर क्लेम करके भैया तुमने जो लैंड हमको बेची है ये स्टेट लैंड थी, चलो हमारा पहले पैसा वापस हो। अयोध्या के सब रजिस्ट्रार इस बात पर मुहर लगाते दिखते हैं कि सरकारी जमीन को कोई खरीद नहीं सकता, वहाँ पक्का निर्माण नहीं कर सकता। यहाँ तो दावा है कि सरकार की ही जमीन को अयोध्या के मेयर के भांजे ने 20 लाख में खरीद कर राम मंदिर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेच दिया। तो क्या राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय ने जमीन खरीदते वक्त सच्चाई नहीं जानी? क्योंकि जमीन की रजिस्ट्री करते वक्त देखिए इस दस्तखत को, और लिखा है इसके ऊपर द्वितीय पक्ष यानी राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय ने प्रथम पक्ष यानी अयोध्या के मेयर के भांजे दीप नारायण के जमीन पर मालिकाना हक को लेकर संपूर्ण परीक्षण कर लिया है और वो संतुष्ट है। तो ऐसी संतुष्टि किस काम की जिसमें बाद में पता चले कि जमीन तो सरकारी है? तो गलती किसकी है? अयोध्या के सब रजिस्ट्रार एसबी सिंह आज तक के छिपे कैमरे पर कहते हैं। इसलिए कहा जाता है ना, कैबिनेट टेम्पर का सिद्धांत है, बायर्स बी अवेयर। कोई भी सामान खरीदिए तो पहले उसकी पर्याप्त जांच करनी चाहिए। हमारे यहाँ 12 साल के अगर आप जमीन खरीद रहे हो तो रजिस्ट्री कार्यालयों में एनसी मिलता है, नॉन इनकम्परेंस सर्टिफिकेट मिलता है। आप पहले सेलर, हम लोग अपनी वेबसाइट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हैं यही चीजें, जमीन खरीदने से पहले आप सेलर की पहचान सुनिश्चित करिए, राजस्व विलेखों से उसके पेपर का मिलान करिए। अब ये सवाल उठता है कि कोई गफलत हुई है या फिर जानबूझकर सरकारी जमीन को सस्ते में खरीदकर महंगे दाम पर राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दिया गया। क्योंकि जिन देवेंद्र प्रसादाचार्य से फरवरी में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे ने राम मंदिर के लिए जरूरी जमीन बताकर 20 लाख रुपए में खरीदा, वो देवेंद्र आज तक के कैमरे पर यह भी कहते हैं कि सरकारी जमीन खरीदवाने खुद अयोध्या के मेयर आए थे। ट्रस्ट की जरूरत जब थी तो दीप नारायण ने कैसे खरीद ली? डायरेक्ट ट्रस्ट ने क्यों नहीं खरीदी आपसे? अब वो कहे होंगे कि भाई इनको दीजिए, अब अपना उनको देंगे, जो भी हो हमसे बताएंगे। ट्रस्ट जैसे आपसे डायरेक्टली भी ले सकता था, आपके तो हाँ, तो ट्रस्ट के लोग हमसे मिले नहीं, हमसे मेयर साहब मिले थे। अगर ये सच है तो क्या अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय को जानकारी नहीं थी कि राम मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर जो जमीन वो अपने भांजे को 20 लाख में खरीदवा कर आगे भांजा राम मंदिर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेचने वाला है? वो जमीन तो सरकारी है। संवाददाता अरविंद ओझा ये सच जानने के लिए सीधे अब अयोध्या के मेयर के घर तक पहुंचते हैं, लेकिन आज तक के कैमरे पर जवाब देने से मेयर ऋषिकेश उपाध्याय बचने लगे। मेयर साहब मेरी बात सुनिए, आप पर आरोप लग रहा है। मेयर साहब आप पर आरोप लग रहा है, मेरी बात सुनिए 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए सुनिए। मैं जो आरोप लग रहा है जमीन घुटाने का, अरे आप सब सुन तो लीजिए। आप ये देख पा रहे हैं जो मेयर है उनसे हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन लगातार कैमरे से ये भाग रहे हैं और फिर ये इस तरीके से मेयर कैमरे से भाग रहे हैं। 20 लाख रुपए में खरीदकर 2.5 करोड़ रुपए में सरकारी जमीन बेच देने वाला मेयर का भांजा जवाब देने को मिलता नहीं और अयोध्या के मेयर खुद जवाब देने से बचते हैं। तो राम के नाम पर जमीन का सच जानने के लिए क्या प्रशासन अब जांच करेगा? बनबीर सिंह, समर्थ श्रीवास्तव और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, अयोध्या आज तक।
आज की हमारी दूसरी दस्तक भी उत्तर प्रदेश से ही है, जहां उन्नाव रेप केस में दोषी सिद्ध होकर आजीवन सजा तिहाड़ में काट रहे बीजेपी के विधायक रहे कुलदीप सेंगर के करीबी को टिकट देकर बीजेपी को आखिरकार काटना पड़ा। जिसके बाद भी ये सवाल जिंदा रहे कि आखिर ऐसा क्या है कि अपराधियों से दूरी की बात करने वाली पार्टी को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अपराधी कुलदीप सिंह सेंगर के भरोसे राजनीति का दीपक जलाना पड़ता है। की बारिश हूँ। प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मैं सबसे अनुरोध करती हूँ, भाजपा सरकार मेरे साथ है या मेरे दोषी उन्नाव कुलदीप सिंह सेंगर के साथ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी दोषी मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया है। अभी भी सरकार दोषियों का साथ दे रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि दोषियों को जेल के अंदर किया जाए, एक तरफ सरकार दोषियों सेंगर के करीबी अरुण कुमार सिंह को जिलाध्यक्ष पद से टिकट दिया जा रहा है, जिला पंचायत अध्यक्ष से, और काफी उसका विरोध हो रहा है। उसके क्या कहते? पार्टी देख रही होगी। आज मैं चला आया हूँ, कल तक की सूचना नहीं थी, आज की सूचना मुझे मिली है। पार्टी नेतृत्व पर विचार कर रहा होगा, जो होगा विचार। जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से घबराकर विपक्ष की बहुत सोची समझी साजिश है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से आह्वान करता हूं कि ऐसे लोगों को करारा जवाब देने के लिए और अब बेरोजगारों को रोजगार का अधिकार दिलाने वाली आज तक की मुहिम के साथ आप दस्तक दीजिए। अपनी कुर्सी की चिंता में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब से दिल्ली तक दौड़ते हैं, उन्हीं के राज्य में उन्हीं के मुख्यमंत्री के 4.5 साल पुराने वादे को याद करने निकले खिलाड़ियों को उनकी पल्स धक्का देती है, खिलाड़ियों के मेडल्स तोड़ देती है। तो दस्तक देना जरूरी है। देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है।
चलने में दिक्कत, लेकिन अपने हौसले के दम पर जिन्होंने मेडल जीते, दुश्वारियां, कमजोरियां जिनके मेडल जीतने की जुनून और मादे के आगे हार गई, जिनका कभी स्वागत करके सरकार अपना खिलाड़ी प्रेम दिखाती रही, उन्हें पंजाब सरकार ने पुलिस के हाथों धक्का दिलवाया, मेडल तक तोड़वा दिए। क्यों? क्योंकि ये खिलाड़ी जो शारीरिक बाधाओं से नहीं हारे, वो पंजाब सरकार के रोजगार देने के वादे पर मिले धोखे से हारकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को मेडल लौटाने निकल पड़े। पंजाब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि सरकार बनते ही घर घर नौकरी दी जाएगी। सत्ता में सरकार आ भी गई, लेकिन आलम यह है कि 4.5 साल पूरे होने के बाद सड़कों पर जहां पर भी देखते हैं इस तरीके से नजारे नजर आ रहे हैं। पंजाब में कहीं भी जाइए, किसी भी शहर में जाइए, लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं देखकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो मेडलों की भरमार आपको दिखाई दे रही है, ये कोई साधारण बेरोजगार नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पंजाब का मान सम्मान पूरे देश और दुनिया में बढ़ाया है और दिन रात मेहनत कर इतने सारे ये मेडल्स और तमगे हासिल किए हैं। और सरकार ने इनसे वादा किया था कि इनको नौकरी दी जाएगी। आज 4.5 साल बीत गए हैं, लेकिन इनके संघर्ष की दास्तान पुरानी है। अब ये मेडल अपने वापस करने आए हैं, स्टेट अवार्ड कैप्टन सरकार को वापस करके जा रहे हैं, क्योंकि हमें कोई नौकरी नहीं दी गई, इनका हमें कोई कैश अवार्ड नहीं दिया गया। हम जो भी अपनी गेम अब तक कर रहे हैं वो अपने खर्चे पे कर रहे हैं। अब हमारे जो घर परिवार है, हमारी शादीशुदा हैं, हमारी फैमिली है, उनका गुजारा करने के लिए हमारे पास कोई नौकरी नहीं है। तो हमारी तो यही मांग है कि तर्ज के आधार पर नौकरी दे रहे हैं, हमारे पर तो मान करना चाहिए ना, हमने तो देश का नाम रोशन किया ना। पंजाब में शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं स्थायी नौकरी के लिए। पंजाब में शिक्षक खुदकुशी की कोशिश तक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी परमानेंट नौकरी देने का वादा कैप्टन ने सत्ता में आने से पहले किया था। उसी तरह पंजाब के लिए देश विदेश में मेडल जीतने वालों से भी रोजगार का वादा था, 4.5 साल बाद भी जो अधूरा है। वादा किया था भी सारे जिन्ने पैरा खिलाड़ी उन्होंने नौकरियां देंगे, पर सरकार ने वादा खिलाफी की है तो किसी प्लेयर को कोई नौकरी नहीं मिली। नौकरी तो बस पंजाब सरकार ने तरस खाकर कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत कांगड़ के दामाद को एक्साइज विभाग में इंस्पेक्टर बनाकर दे दी। कांग्रेस विधायक राकेश पांडे के बेटे को नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति दी। प्रताप सिंह बाजवा के भाई और कांग्रेस विधायक फतेह जंग बाजवा के बेटे को पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर नियुक्त करके दे दी। आज तक ने जब दस्तक देकर पूछा कि अपने अपनों को रोजगार की रेवड़ी बांटते रहेंगे और जनता नौकरी के लिए प्रदर्शन करती रहेगी, तो कांग्रेस विधायक फतेह जंग बाजवा नौकरी पाने वाले अपने बेटे अर्जुन को लेकर सामने आए। आज तक की दस्तक के बाद बेटे को कृपा पर मिली सरकारी नौकरी नहीं लेने का ऐलान किया। सानू कवर किया गया इतने करोड़पति ने जी, लखा ने काके ने सो कॉल्ड है जट्टा दे, ते जदों अगर इन्ना करोड़पति सो कॉल्ड मुंडा पुलिस की सेवा कर सकता है ते वो एक एग्जाम्पल सेट करना नहीं है सोसाइटी में। करोड़पति विधायक तो कृपा से मिली सरकारी नौकरी आराम से छोड़कर खुद बड़े दानवीर बन सकते हैं, लेकिन सवाल तो ऐसे खिलाड़ियों और बेरोजगारों का है जो वादे वाले धोखे पर प्रदर्शन करते हैं और पुलिस आगे कर दी जाती है। ये वो खिलाड़ी हैं जिनका कभी एयरपोर्ट पर स्वागत किया जाता था और अब यहाँ पर इनके लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। ये बैरिकेडिंग कर कर इनको रोका जा रहा है कि ये सरकार से ना टकराएं, और सरकार ने ही इनसे वादा किया था कि जैसे ही सत्ता में आएंगे सबसे पहले इनको नौकरी देंगे। लेकिन इनको क्या दिया जा रहा है, ये तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर इन खिलाड़ियों को किस तरीके से पुलिस अब गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है। जब खिलाड़ियों का मनोबल और मेडल दोनों पुलिस के हाथों तोड़ लिया, तब चंडीगढ़ से दिल्ली तक अपनी कुर्सी बचाने के लिए दौड़ रहे कैप्टन ने वीडियो कॉल के जरिए फिर से जल्द इन खिलाड़ियों को नौकरी देने का भरोसा दिया है। लेकिन चुनाव करीब आता देख फिर से सिर्फ आश्वासन की घुट्टी दी जाएगी या वादा भी नौकरी का पूरा होगा। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर पर बहुत बड़ा मंथन किया। प्रधानमंत्री के घर पर जम्मू कश्मीर के 8 दलों के 14 बड़े नेताओं ने बातचीत की और ये 3 घंटे से भी ज्यादा देर तक बैठक चलती रही, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी कम होनी चाहिए। इसके लिए पीएम मोदी ने
राज्य के सभी बड़े नेताओं से मिलकर काम करने को कहा। खुशी में वेलकम करता हूं मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने बातचीत का दावत दिया महबूबा जी को, खुशकर एलायंस को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बातचीत कामयाब हो जाएगी। नरेंद्र मोदी के बहुत शुक्रगुजार है। हर किसी की यही चाहत है कि दिलों की दूरियां मिट जाएं, ताकि जम्मू कश्मीर विकास के हाईवे पर देश के साथ निकल पड़े। अनंतनाग से 750 किलोमीटर दूर दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में कश्मीरियों की दुआ कबूल हो गई। और किसी ने कटु शब्दों में इस प्रकार की बात नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने एक विश्वास दिलाया है कि राजनीति से उठ करके हम सब जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करेंगे। डिलिमिटेशन के प्रोसेस के बाद जल्द ही यहाँ पर चुनाव हो, इस प्रकार की बात की गई है। जम्मू कश्मीर की जनता ने पिछले 35-40 वर्षों में आतंकवाद की बड़ी मार सही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के जो लोगों की तकलीफों पर दिल से मरहम लगाने का काम किया है। स्ट्रेस बहुत कम हो गया। मीटिंग का एटमॉस्फेयर तो कॉर्डियल था। बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की। लंबी चली बैठक के बावजूद प्रधानमंत्री आवास से जम्मू कश्मीर का जो भी नेता निकला, उसके चेहरे पर संतुष्टि और खुशी थी। ये उम्मीद थी कि जल्द दिलों की दूरियां खत्म होंगी। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सबसे बड़ा संदेश दिया वो ये था कि जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी कम होगी। प्रधानमंत्री के शब्द हकीकत में बदल सकते हैं, इसकी उम्मीद बैठक के अंदर की कहानी से जगी, जिसमें शामिल हुए नेताओं ने किसी भी कड़वाहट से इनकार किया। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं की बातों को ध्यान से सुना और राज्य के विकास पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में जो बातें कही उन्हें 5 पॉइंट में समेटा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी खत्म होनी चाहिए। केंद्र ने बताया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना उसकी प्राथमिकता है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि परिसीमन के बाद राज्य में चुनाव करवाए जाएंगे। राज्य में लोकतंत्र की मजबूती सरकार की प्राथमिकता है और केंद्र जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की मजबूती के लिए मिलकर काम करेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अगले महत्वपूर्ण कदम यानी विधानसभा चुनाव की तरफ हमें मिलकर जाना है। इसके लिए डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा ताकि हर क्षेत्र, हर वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सके। ये बैठक इसलिए अहम थी क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर का हर बड़ा नेता मौजूद था, वो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती हो। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। वहीं सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और राज्य के उपराज्यपाल मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा कि वो राजनीतिक मतभेद भुलाकर राष्ट्र हित में काम करें ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी के लिए सुरक्षा का माहौल सुनिश्चित करना जरूरी है। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद भी मौजूद थे, जिन्होंने 5 बड़ी मांगे प्रधानमंत्री के सामने रखी। हमने 5 चीजें मांगी थी। एक तो फुल स्टेटहुड, और हमने ये भी कहा था 370 एक इशू है लेकिन जो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इसलिए हम उस पर आज चर्चा नहीं करना चाहते और उसको उस पर मांग भी आज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने। और दूसरा हमें चाहिए इलेक्शंस करने चाहिए क्योंकि 1.5 साल क्या तकरीबन 2018 में विधानसभा भंग हुई है और 2018 से 18, 19, 20, 21 अब 22 आने वाला है। हमारा कोई भी प्रतिनिधि नहीं है विधानसभा में, किसी भी पार्टी का नहीं है। चुनाव को लेकर सरकार भी तैयार है, लेकिन वो परिसीमन पूरा होने का इंतजार कर रही है, जबकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसकी जरूरत से ही इनकार कर रहे हैं। हमने तो कहा कि डिलिमिटेशन की कोई जरूरत नहीं थी, जबकि बाकी मुल्क में 2026 में डिलिमिटेशन होगा, तो जम्मू कश्मीर को क्यों अलहदा किया गया। और के अजीब बात यह है कि जब जम्मू कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन का ऐलान हुआ तो उसके साथ साथ आसाम के लिए भी हुआ था, लेकिन आसाम के डिलिमिटेशन का सिलसिला रोक दिया गया और उनके फिर चुनाव किए। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो डिलिमिटेशन का अभी भी चालू रखा है
तो हमने अपने तरफ से तो वजीर आजम साहब से कहा है कि इसकी जरूरत नहीं है। मोदी सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो राज्य का दर्जा दोबारा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सरकार की सारी कोशिश घाटी में आतंक की आग को शांत करके विकास का माहौल बनाने की है, ताकि आम लोगों का दिल जीता जा सके। इसके लिए मोदी सरकार विकास के मरहम को इस्तेमाल कर रही है। जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपए की परियोजना को हरी झंडी दी जा चुकी है। जमीन पर विकास पहुंचे इसके लिए 21 विषयों को पंचायतों के हवाले करते हुए उन्हें सशक्त किया गया है। इस बार सर्दियों में घाटी में 2400 घंटे बिजली मुहैया करवाई गई। राज्य में 2022 तक गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने की योजना शुरू की गई। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को मुफ्त बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ऐतिहासिक है। आज जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने जा रहा है। सेहत स्कीम अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और जम्मू कश्मीर के अपने लोगों के विकास के लिए ये कदम उठाता देख मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के नेताओं की बैठक विकास के इसी एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक हिस्सा है, जो जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी कम करने का काम करेगी। अशरफ वाणी, मौसमी सिंह, अशोक सिंघल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक को सभी नेताओं ने सकारात्मक बताया, लेकिन दो बातों को लेकर मतभेद भी उभर कर सामने आए। पहला मतभेद परिसीमन को लेकर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं को यह विश्वास दिलाया कि जल्द ही राज्य में विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन इसके लिए परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने का हमें इंतजार करना होगा। मगर उमर अब्दुल्ला ने परिसीमन पर सवाल उठा दिए, तो महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से पाकिस्तान से बातचीत का मुद्दा उठाकर यह बता दिया कि उनका एजेंडा क्या है। जहाँ तक 5 अगस्त 2019 का फैसला है या जो किया गया, हम उसके साथ नहीं हैं। और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। मैंने तो कहा कि डिलिमिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, जबकि बाकी मुल्क में 2026 में डिलिमिटेशन होगा, तो जम्मू कश्मीर को क्यों अलहदा किया गया? ट्रेड हमारा रुक गया है, उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की दिल्ली और दिलों से दूरी की ख्वाहिश जताई, लेकिन बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के दो बड़े नेताओं की बातों से साफ हो गया कि मंजिल अभी दूर है। इस बैठक में महबूबा मुफ्ती क्या कहने वाली है, इस पर सबकी निगाहें थी। प्रधानमंत्री से मिलकर जब महबूबा बाहर आई तो उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान का जिक्र किया। चाइना के साथ बात कर रहे हैं, जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी पड़े, करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है, उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफी लोगों का रोजगार है। ऐसी ही बातें महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में भी कही थी, जिसमें पाकिस्तान से बातचीत के लिए तालिबान का हवाला दिया गया था। तब महबूबा ने कहा था कि अगर तालिबान से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं हो सकती। हालांकि महबूबा के इस बयान से फारूक अब्दुल्ला ने किनारा कर लिया था। न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर, बल्कि पूरे खिते में तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे।
रेजोल्यूशन के लिए। जहाँ तक इंडिविजुअल का सवाल है, वो एक पार्टी की लीडर हैं, वो पार्टी की बात करती हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनका एजेंडा अपना है, मेरा एजेंडा अपना है, दोनों पार्टीज हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इस इनिशिएटिव को किस ढंग से देखते हैं आप? मैं देखता हूँ कि एक बहुत अच्छा कदम है। हमारे यहाँ कहते हैं देर आया दुरुस्त आया, बेटर लेट देन नेवर, और अच्छा कदम उठाया कि बातचीत करने से मसले हल करने की जरूरत है। महबूबा एक बार फिर पाकिस्तान का राग बैठक में गा सकती हैं, इसकी उम्मीद सरकार को भी थी। इसीलिए गृह मंत्री की तरफ से इस मामले में सख्त और साफ संदेश दे दिया गया। अमित शाह ने बैठक में दो टूक कहा कि किसी भी बाहरी देश के साथ बातचीत नहीं की जाएगी। यानी सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हर संभव कोशिश तो करेगी, लेकिन अगर कोई नेता घाटी की खुशहाली में पाकिस्तान को शामिल करने का ख्वाहिशमंद है तो उससे निराशा ही हाथ लगेगी। अशरफ वाणी, मौसमी सिंह, अशोक सिंघल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। पाकिस्तान से बातचीत का मतलब उसकी ख्वाहिश पूरा करना है। कश्मीर पर पाकिस्तान का झूठ सुनने को भी कोई तैयार नहीं, और इसका अंदाजा आप इस बात से बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने वाले जो बाइडेन को अभी तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से बात करने तक का समय नहीं मिला है, और ये तब है जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान तालिबान के साथ अमेरिका की बातचीत करवा रहा है। फिलहाल खबर अगली। मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन नवी मुंबई में हजारों लोग कोरोना को मानो भूल से गए हैं। ये हजारों लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये स्थानीय लोग हैं जो सड़कों पर उतरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम दिवंगत दिनकर बालू या डीबी एयरपोर्ट रखने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान कोरोना से जुड़ा हर नियम चूर चूर हो गया है। कोरोना को ये भूल गए। तो ये तस्वीरें हजारों लोगों की हैं, और ऐसे समय में जब अभी कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है, टला नहीं है, डेल्टा प्लस का वेरिएंट जो है वो हमारे देश में पैर पसार रहा है। कई राज्यों में उसने दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश में एक की मौत की खबर आ चुकी है। 4 राज्य ऐसे हैं जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट के 44 से ज्यादा केसेस अभी तक हो चुके हैं, और ऐसे में कोरोना को भूलकर, सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर, मास्क न लगाकर अगर इस तरह से भीड़ सड़कों पर उमड़ेगी तो कोरोना क्या दोबारा नहीं फैलेगा? क्या वो डेल्टा वेरिएंट जिसका खतरा एक बार फिर से हमारे देश पर मंडरा रहा है वो नहीं और सर उठाएगा? हम कैसे भूल सकते हैं कोरोना की दूसरी लहर में किस तरह से हमने अपनों को खोया है? हम कैसे भूल सकते हैं कि कोरोना ने दूसरी लहर में हमारे देश का कोई घर, कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसे प्रभावित नहीं किया? फिर ऐसी भीड़, ऐसी लापरवाही क्यों? विरोध ठीक है, प्रदर्शन ठीक है, आवाज उठाना गलत नहीं है, लेकिन ये तरीका क्या है? दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।